हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है कि कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बना चुके हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, तो अगर इसको हम लोग जो है कि एक ही वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने पे बहुत ही मीन्स की और थकान होती है। तो इसलिए हम लोग जो है कि इसको कई वीडियो में छोटे छोटे वीडियो में इसके बना रही हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में किया था कि सेल जो है कैसे डिस्कवर हुई। मीन्स की सेल जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सारी की सारी। और जितने भी सेल्स होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारे के स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो जो है कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, और जब वो यूनिसेलुलर होते हैं तो एक ही सेल के अंदर उनकी लाइफ से रिलेटेड सारी की सारी प्रोसेस एक ही सेल में हो जाती है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। फिर हमने सेल थियरी भी देखी थी। सेल थियरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और जो है कि प्रोटोप्लाज्म जो नाम किसने दिया था, तो प्रुकिंजे ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सेल के बारे में। और सेल के जो है कि सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जो कि बार्क मीन्स की जो कार्क ट्री होती है उसके बार्क में, उसके छिलके में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। ओनियन पिल में हमने उसका टेम्पररी माउंट बना के ये भी देखा था कि ओनियन पिल में हमें जो है कि सेल्स के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और उनके बीच में जो है हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखा था। फिर ये भी देखा था डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। फिर हमने ये भी देखा था कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। मीन्स कि ऑक्सीजन वगैरह का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस हैं उनका जो मीन्स की मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली मीन्स कि खुद ब खुद होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वाटर का मूवमेंट देखते हैं तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर का मूवमेंट जो होता है वाटर के हायर कंसंट्रेशन से जो कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो उसको जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद जब हमने सेल के बारे में पढ़ा तो ये भी पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को उसके बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रखती है और उसको एक शेप और साइज देती है और उसके फंक्शन को बनाए रखती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि वो एक गार्ड की तरह कार्य करती है और सेल के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या बाहर आना चाहिए उस सारी चीज़ों को वो मैनेज करती है। फिर हमने देखा था सेल वॉल जो होती है केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर एक कवरिंग होती है प्लांट सेल में, वो उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में यह सेल वॉल जो है प्लांट के सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और यह जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है न्यूक्लियस। तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके सेंटर में जो है एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को जो है कि हम टेम्पोररी माउंट जो बनाते हैं ओनियन पिल का उसमें भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1930 में जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो गई थी। हमारे पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, लाइट माइक्रोस्कोप भी है। तो इनकी मदद से जो है कि हमने सेल की बहुत ही डीप स्टडी की हुई है। मीन्स की साइंटिस्टों ने तो सेल की बहुत ही डीप स्टडी संभव हो पाई है इन माइक्रोस्कोप और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प की वजह से। तो अभी जो हम देखते हैं हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता है और क्या क्या पता होनी चाहिए उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर
लेयर, उसके ऊपर जो होती है एक डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है। और ये डबल लेयर जो कवरिंग होती है इसमें जो है जगह जगह पे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनसाइड आउटसाइड जो ट्रांसफर है उसको अलाउ करती है, मटेरियल्स के ट्रांसफर को इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलती से बोल दिया, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है उस पे डबल कवरिंग होती है और उसमें कहीं कहीं पे पोर होते हैं। उन पोर्स के थ्रू ही न्यूक्लियस के अंदर से कुछ भी बाहर आ सकता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कुछ भी जो है न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है इन्हीं पोर्स के द्वारा। तो ये पोर्स जो है ट्रांसफर को मटेरियल मीन्स कि मटेरियल के ट्रांसफर को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रॉड शेप्ड, इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर जो है बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। और यह जो क्रोमोसोम होता है यह डीएनए और न्यूक्लिक मीन्स की डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मीन्स कि डीएनए और आरएनए जो है एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन ये मिलके जो है क्रोमोसोम को बनाते हैं। ये क्रोमोसोम जो है इनके जो है सेगमेंट को जो है जीन कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को या फीचर्स को कैरी करते हैं। This DNA is present as the part of the chromatin material. Chromatin material is visible as the entangled mass of the thread like the structure. ठीक है, तो हमारा जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और यह मास ऑफ इंटेंगल थ्रेड की तरह दिखता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. और जब भी सेल जो है वो डिवाइड होने वाली होती है उस समय क्या होता है कि यह क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस जो होता है यह जो है कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। ठीक है, तो यह जो रिप्रोडक्शन होता है या जो सेलुलर डिवीजन होता है इसमें क्या होता है? एक सेल जो है डिवाइड होके दो नए सेल्स को बनाती है। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity. By directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. ठीक है, जैसे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, मीन्स कि कम डेवलप होते हैं, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है ऑफ द सेल का मे बी पुअरली डिफाइंड। तो यह जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो जो है पुअरली डिफाइंड होता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इस तरह का न्यूक्लिक एसिड जो कि केवल न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है जिसमें प्रोटीन नहीं होते हैं, और यह जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड भी नहीं होता है। तो इस तरह के न्यूक्लिक एसिड को हम जो है न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोइड जो है किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। मींस कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की न्यूक्लियस जो होता है उस पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मींस की प्रिमिटिव या प्राइमरी, जब शुरू में जो सेल्स बनने स्टार्ट हुई थी या फिर ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए थे तो उनको हम जो है प्रिमिटिव कहते हैं। और कैरियोट मींस होता है कैरियन मींस की न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही सिंपल होते हैं।
Organism with the cells having a nuclear membrane are called the eukaryotes। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम जो है यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियर ऑर्गेनेलिज होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती है। मीन्स कि कोई भी जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, तो उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। तो जब हम प्रोकैरियोट में देखते हैं तो बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज जो है वो एब्सेंट होती है, और जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सच ऑर्गेनेलिज आर आल्सो परफॉर्म बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं और इन ऑर्गेनेलिज का फंक्शन जो है डिफरेंट होता है। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है ऑर्गेनेलिज भी जो बनती हैं या फिर जो होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है कि इन्हीं पुअरली डेवलप्ड साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज के द्वारा प्रोकैरियोटिक्स का काम चलता है। मीन्स कि उनकी लाइफ उसी से चलती है। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicle bag-like structure but not with the plastid as in the eukaryotes। तो जो क्लोरोफिल मीन्स की जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें की फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जो कि प्रोकैरियोट भी हैं, तो उनके अंदर जो होता है क्या होता है कि एक वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन प्लास्टिड नहीं होती। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि सेल्स में उसके साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो है कि प्लास्टिड पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और उसकी मदद से जो है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इनमें ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, उसके नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल के अंदर जो है राइबोसोम हो गए और उसके अंदर जो है न्यूक्लियोइड हो गए। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं, व्हेन वी लुक एट द टेम्पोररी माउंट ऑफ द ओनियन पिल as well as human chick cells, we can see a large region of the each cell enclosed by the cell membrane। ठीक है, तो जब हम किसी भी ओनियन पिल में या फिर चिक सेल्स की, ह्यूमन चिक सेल्स को देखते हैं टेम्पोररी माउंट करके, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। दिस रीजन टेक्स एन वेरी लिटिल स्टेन, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane, or this region take a very little stain. It is called the cytoplasm। The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane। ठीक है, तो inside the plasma membrane जो fluid content होता है उसको हम cytoplasm कहते हैं। It also contain many specialized cell organelles। Each of these organelles perform a specific function for the cell। Cell organelles are enclosed by the membrane in prokaryotes। Besides the absence of definite nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो है कि डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होती है उनके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एज वेल एज द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ द वायरस। वायरस lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter the living body and use its cell machinery to multiply। ठीक है,
मीन्स कि वायरस में हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वायरस के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन जो है नहीं होती है, और इसलिए वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को विदाउट किसी के हेल्प नहीं कर सकता। जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंट्री करता है तभी जाके वो वहां पे अपनी मीन्स कि उस सेल की मशीनरी की हेल्प से अपने को डिवाइड करता है या फिर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो मीन्स की कम ही रहेगी इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच होती है। न्यूक्लियर रीजन जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर रीजन होता है नॉट वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम सिंगल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। चौथा देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके आगे हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज मीन्स की जो साइटोप्लाज्म में जो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसको जो है हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।